मिडल ईस्ट के सबसे बड़े दहशतगर्द ने एक मर्तबा फिर खित्ते में जंग छेड़ दी है। सुबह करीबन 4:30 बजे का ये वक्त था कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। तेहरान समेत 100 से ज़्यादा मकामात पर 200 इसराइली जेट्स ने जो है वो अटैक किया है, जिसमें उनकी मिलिट्री साइट्स पर, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर, इवन पब्लिक प्लेसेस को भी टारगेट किया गया है। इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो 1 माह पहले की बात है कि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। ये वही एक तसलसल महसूस हो रहा है। ये जो यहूद और हनूद का गठजोड़ है, ये खित्ते में किस कदर अमन को तबाह कर रहा है, इस सारे सिलसिले पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अभी कल तक हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी चल रही थी उसके ऊपर, अब इसराइल का ये इतना मुंह जोर होना कि ईरान पर भी अटैक किया। अभी तो मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जो कैजुअलिटी हुई है, ये सारा नुकसान हुआ है, ये किस तरह का था? इनकी न्यूक्लियर साइट्स को भी अटैक किया गया, इनकी पब्लिक प्लेसेस को भी, कई मासूम शहरी भी जो है वो इसमें जो है वो शहीद हुए। और सबसे अहम बात ये कि ये टारगेटेड अटैक्स थे, जिसके अंदर उनके कई जनरल्स, उनके कई जो है वो बड़े सरबरा, पासदारान इनकलाब के जो सदर थे वो भी, उनके भी शहीद होने की इत्तला है। जी फैज़ा, ये जिस तरह आपने यहूद और हनूद की बात की है, सेम उसी तरह से अटैक हुआ कि 5 और 6 मई की रात जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, इसी तरह कल शब ये शुरू हुआ सिलसिला। और इस अटैक के अंदर तकरीबन 200+ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे और 100 के करीब मकामात के ऊपर जो है बमबारी की गई। हर एक मुकाम के ऊपर, हर एक टारगेट के ऊपर कारपेट बम्बिंग की गई है। उसमें इनकी न्यूक्लियर साइट्स, उसमें इनकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं जहाँ पे इनके आर्मी के ऑफिसर्स, इनके पासादार इनकलाब के ऑफिसर्स, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, ये फुल फ्लेज वॉर थी। इट वॉज नॉट जस्ट लाइक कि एक जगह पर आप गए और आपने बम फेंक दिए। वहाँ पर ग्राउंड इंटेलिजेंस थी जिन्होंने पिन पॉइंट किया, और वहां पर फिर वो प्रिसीजन मिसाइल जो है, अगर आप देखें, फुटेजेस देखें, तो इमारत के अंदर से बाकायदा सुराख करके वो मिसाइल अंदर गए हुए हैं। पूरी की पूरी इमारत नहीं गिरी हुई है। उनको पता था कौन से फ्लोर के ऊपर, कौन से रूम के अंदर कौन सा ऑफिसर बैठा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जितनी टॉप ब्रांच थी, जितनी टॉप उनकी लीडरशिप थी, वो सारी की सारी इसके अंदर शहीद हुई। जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अभी तक 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो टॉप के 6 के करीब आ गए। सो अगेन, इससे बड़ा हमला आज तक नहीं हुआ ईरान के ऊपर। अब ये इसका अगर आप ब्रेक डाउन करें तो ये शुरू कब से हुआ? ये पिछले 3-4 दिन से बात आ रही थी कि जी सर, अगर मैं गलत ना हूं तो ईरान और अमेरिका के तो मुज़ाकरात चल रहे थे इनके जौहरी मामलात के ऊपर, तो अचानक से ये जंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अच्छा, उसमें ये होता है, कई बार होता है प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। जब भी कोई मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, तो आप अगले को जिच करने के लिए कहते हैं कि लुक वी कैन डू दिस टू यू। वो उसको हम ये समझ रहे थे, जितने जर्नलिस्ट थे, जितने भी जो इंटरनेशनल मीडिया था, इवन दे वर कॉट नैपिंग। वो सरप्राइज थे, शॉक थे कि ये क्या हुआ है। ऐसा ही सुबह के वक्त जब ये सारी खबर चली, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सुबह का वक्त था, बट वेस्टर्न में और जो यूएस मीडिया वहाँ पर शाम का टाइम था, रात का टाइम था। उनको नहीं आइडिया था कि इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं। और मुज़ाकरात चलते हुए तीसरे दिन अभी खत्म नहीं हुए थे, छठा दौर चल रहा था मुज़ाकरात का। तो फैज़ा, अगेन कमिंग बैक टू द अटैक, अब ये देखें, ईरान इतना बड़ा मुल्क है जी। ईरान खित्ते की जितनी प्रॉक्सी वार्स है उसके अंदर शामिल रहा, चाहे वो ईरान इराक देख लें, चाहे वो शाम देख लें, चाहे वो यमन देख लें, बट उसने अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर ईरानियन एयरफोर्स होती तो इतना बड़ा अटैक ना होता। मैं इसको रिलेट करना चाहूंगी 1 माह पहले जो यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल थी। अगर देखा जाए तो हमारा दिफाई निज़ाम, हमारा जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो बहुत मजबूत था कि कुछ घंटों की बात थी और हम तो शायद इतना सीरियस भी नहीं इसको ले रहे थे, इस जंग को, इस सारी सूरत हाल को। लेकिन ईरान का बहरहाल बहुत नुकसान हुआ है। और अहम बात यह कि उनकी अस्करी क़यादत और बड़े बड़े रहनुमा जो है उनकी शहादतें हुई हैं, तो ये एक बहुत हैरानकुन बात है। ये हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है एज अ नेशन कि वो जो लोग कहते हैं कि जी डिफेंस के ऊपर आपने अभी बजट आया तो आपने इतने % कर दिया, तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। अब पाकिस्तान के ऊपर जब ये अटैक हुआ और हमने जब काउंटर किया तो हमने इंडियन राफेल्स को गिराया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। अब इधर देखते हैं, 200 जहाज ईरान में आते हैं, 100 मकामात के ऊपर अटैक करते हैं और कॉर्पोरेट बम्बिंग करते हैं। मतलब आपकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सका।
वो आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने लोगों को शहीद किया और वो वापस चले गए। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ये अलर्ट भी किया था कि ऐसा कुछ अटैक हो सकता है, और अगर कुछ माह पहले हम जो हमास वाला जो वाकया हुआ था सारा, तो तब भी बहुत ही टारगेटेड अटैक्स हुए थे, और अब भी वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। ईरान अपने आप को उस तरह से तैयार क्यों नहीं कर पाया, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको बड़ा रियलिस्टिक होके देखना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। जो आजकल की जंग है वो गोली और बंदूकों की नहीं है, वो अब लेटेस्ट वॉरफेयर आ गया है, जिसके अंदर साइबर है, जिसके अंदर स्पेस वॉरफेयर है, जैसा कि आपने पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में देखा। अनफॉर्चुनेटली पाबंदियों की वजह से ईरान पिछले काफी अरसे से दुनिया से कटा हुआ है, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी इस तरह से नहीं हुआ। एंड आप जो मर्जी कह लें, यूएस इज राइट नाउ द नंबर 1 सुपर पावर, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें। सो वो फर्क तो वहां पर आपने आज देख लिया। अब इसके ऊपर ईरान क्या करेगा, असल क्वेश्चन ये है। जो उन्होंने फर्स्ट अपना अटैक किया उसके अंदर उन्होंने 100 के करीब ड्रोन्स भेजे इसराइल में। जी, अनफॉर्चुनेटली अच्छा देखा जाए ये बड़ा एक मामूली सा अटैक है, जिस तरह से इसराइली जारहियत हमने देखी है अभी तक। पहले भी जो हमास पर अटैक हुआ और अब जो है, उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉक्सीज का सफाया कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है, कैसा होता रहेगा। अभी तो ये कुछ घंटों की जंग थी, नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि ये हफ्ते तक जारी रहेगी। एग्जैक्टली, ये वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ घंटों का था, ये डिफरेंट फेजेस के अंदर कुछ हफ्तों तक उन्होंने कहा चलता रहेगा, और ये इसराइल कह रहा है। अभी ईरान ने रिस्पॉन्ड करना है। देखिए, आपकी पूरी की पूरी एक टीयर ऑफ लीडरशिप ही जो है वो एक ही दिन में खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर आपको दूसरी लीडरशिप लेके आनी होती है। एक बड़ा मैकेनिज्म है, टाइम लगेगा। सो अगेन हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलात है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि बॉर्डर के ऊपर है ईरान के साथ, हमारे लिए अब हालात और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। क्यों? हमें इकोनॉमिकली जो है इसका बहुत बड़ा एक जो है ना फैक्टर आएगा। और फिर अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, इवन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हमने ओपनली ये कहा है कि वी विल बी सपोर्टिंग ईरान इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। और जो हम आज कर भी रहे हैं, हमारी दफ्तर खारजा की तरफ से प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी आया, वज़ीर आज़म की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। मिलिया लोधी ने कहा कि अगर जंग होती है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे, जो बड़ी खुली बातें हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाक भारत की जो जंग है उसको कहीं ना कहीं रुकवाने में अमेरिका का तो हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। तो ऐसे में अगर हम ईरान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी कोई झटका लग सकता है। अच्छा देखिए, मैं इसमें आपको ना एक कहते हैं जर्नलिस्टिक फैक्ट बता देता हूँ। कुछ अर्सा पहले अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो लॉस एंजलिस की फुटेज चल रही थी, जिसमें आप देख रहे थे आग लगी हुई है, और एक टाइम के ऊपर कर्फ्यू भी लगा दिया गया था वहां पर। फिर एलन मस्क के जो है ट्वीट्स आप देख लें। सो डोनाल्ड ट्रंप वाज इन हॉट वाटर्स। अब इस वक्त आप जरा इंटरनेशनल मीडिया खोल के देखें तो नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ईरान स्ट्राइक्स, और सारे कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप ने जो है ना बड़ा तगड़ा काम कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया। तो सब भूल गए हैं कि उधर क्या हो रहा था। तो अभी भी ट्रंप शायद उसी की तैयारी नहीं कर रहे कि कोई और कार्ड खेले वो। एग्जैक्टली। सो दिस इज गोइंग टू गो ऑन सो दैट कि उनके जो इनर पॉलिटिक्स है, जो लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स है, वो डाई डाउन हो जाए और लोग इस चीज के ऊपर ध्यान डालें। अब इसमें अमेरिका का कुछ नहीं जा रहा है, उसने तो बल्कि यहाँ तक यूएस ने स्टेटमेंट दी है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। बट अगर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो वी विल बी देयर टू सपोर्ट इसराइल। ये समझ से बाहर है कि ये किस तरह की बायसनेस है, क्या सारा कुछ है। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सारी सूरत हाल के पीछे अमेरिका का हाथ है। देखिए, वो सपोर्ट तो करते हैं इसराइल को। इसराइल इज नथिंग विदाउट यूएस सपोर्ट। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस ही खुली बात है। मतलब जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम यूएस। और विदाउट देयर इकोनॉमिकल सपोर्ट, विदाउट देयर डिफेंस सपोर्ट, इसराइल कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। अब ये देखें कि 200 के करीब जहाज उड़े, और सारे के सारे की स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो वो लेटेस्ट F-35 थे। जितने भी यूएस के पास जो लेटेस्ट हथियार है वो सारे उसमें यूटिलाइज हुए हैं। सो अब वो आप कह सकते हैं कि इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ यूएस राइट नाउ, लेकिन सबको पता है ये कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपी हुई हो। अच्छा, अभी हालिया एक और खबर मिली है कि कुम शहर की एक मस्जिद है, मस्जिद जुमकरान, बड़ी मशहूर है, वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए भी आते हैं। वहाँ पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है। अब क्या समझते हैं आप, इससे आगे क्या होने जा रहा है? ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान ये एक इंडिकेशन है फुल फ्लेज वॉर की, और ये अब इसके बाद ईरान कर क्या सकता है। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था उनके एक डिफेंस एनालिस्ट की, उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अगर इफ्तिताह करें तो हम 2 साल तक वो इफ्तिताह करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि उनके पास इतनी ज्यादा इक्विपमेंट है, इतनी ज्यादा एम्यूनिशन है। आई थिंक नाउ इज द टाइम टू सी दैट।
अब पता चलेगा कि आपके पास क्या चीजें हैं। देखिए, बातें करना बहुत आसान है, चीजें हैं तो चीजें पहले भी दिखनी चाहिए। इतने बड़े बड़े अटैक्स हो गए, कोई मजाक तो नहीं था, इतनी बड़ी शहादतें हो गई। और हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो आजकल की दुनिया, आप पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा, हमने खुद अपने बाजू के ऊपर सारा कुछ किया जी। हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स थी, बट वी वर द वंस हु वर फाइटिंग फॉर अस। ठीक है, इसी आगे आने की हिम्मत और हौसला भी तो चाहिए होता है ना, सिर्फ इक्विपमेंट की और टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। और जितने पाकिस्तानी इस वक्त दुखी हैं, आप यकीन माने, एज अ जर्नलिस्ट आप डिजिटल मीडिया को खोल के देखें, हर बंदा दुखी है। ऐसे नहीं कि तेहरान के ऊपर हमला हुआ है, ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो भी करना है, जो भी रिएक्शन देना है, वो तेहरान ने, वो ईरान ने देना है। और अगर उनके पास इस तरह की चीजें हैं तो दे हैव टू फाइट फॉर इट। मेरे ख्याल में इससे बड़ा हमला तारीख के अंदर ईरान पर ना हुआ है, और जिसके अंदर मतलब इतनी बड़ी कैजुअलिटीज हो, दे हैव टू रिटेलिएट इन अ वेरी वेरी बिग वे। बिल्कुल। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जोहरी जो उनकी तंसीबात हैं उसको भी निशाना बनाया गया। आपको लगता है कि इसराइल को कोई खतरा था कि ईरान सुपर पावर बन जाएगा, एटॉमिक पावर बन जाएगा? अगर आप इसराइल की जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है उसका बयान सुने और जो नेतन्याहू ने स्पीच दी है, दोनों सुने, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ईरान कुछ माह तक 9 एटॉमिक बम जो है वो बनाने के करीब पहुंच चुका हुआ था। अच्छा, यानी कि कुछ अरसे में जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट करके तो ईरान कुड हैव मेड 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिसकी वजह से उन्होंने ये अटैक किया है। सर, बड़ी अहम बात है कि इसराइल ने ईरान को ललकारा है फलस्तीन को तबाह बर्बाद करने के बाद। ईरान ने चाहे छोटे किए हैं, बड़े किए हैं, हमले जरूर किए हैं जवाबी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनके पास 400 किलोग्राम यूरेनियम का मटेरियल मौजूद है जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इनफ है। अगर खुदा न खास्ता वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ आते हैं, अटैक करते हैं, तो मैं इसराइल समेत बाकी सारे ममालिक और सुपर पावर्स, इस्लामी ममालिक, यूएन समेत सबसे मेरा सवाल ये है कि क्या वो आज ख्वाब गफलत में है? खुदा न खास्ता कोई ऐसा इकदाम हो जाता है तो खित्ते की सालमियत, क्या पूरी दुनिया की सालमियत कॉम्प्रोमाइज होगी? चेरनोबिल कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूलता है, आज वो किताबों तक महदूद रह गया, किसी को याद नहीं है कि आज भी वहां पर ताबकारी के असरात मौजूद हैं। अब इस चीजों को या इस तरह के मामलात को एस्केलेट किया जाएगा तो इसके क्या नताइज होंगे? इस बात की किसी को परवाह नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जो अटैक हुआ उनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर, अगर आप फुटेज देखें तो वो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग थी जी। और उसके बाद आईई की तरफ से ये बयान आया कि वहां से कोई ताबकारी का इखराज नहीं हुआ। देखें अगेन, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप न्यूक्लियर साइट के ऊपर जहां पर यूरेनियम है वहां पर आप बॉम्बिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हुआ। ये वही है डबल स्टैंडर्ड्स। आपने बात की कि ईरान अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। ईरान को इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ही नहीं है। ईरान का जो ज्योग्राफिकली आप देखें तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसराइल इतना बड़ा मुल्क नहीं है। वहां पर कुछ दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल से अगर पहुंच जाए तो दे विल बी, मतलब वो एंड ऑफ इसराइल। अब वो एक दूसरी स्टोरी है कि इसराइल ने कैसे अपना 4 लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, बिल्कुल कैसे वो सारा मैकेनिज्म बना हुआ है, एक्टिव करके बैठे हुए हैं। और जो आपका सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है उसकी अफसूदगी हो रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां पे अटैक कर दिया। इट मीन्स कि उनके लिए ईरानियन लाइफ्स और जो ये वाला खिता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। वो जो एक एटम बम वाली जो एक मिथ बनी हुई है कि जी ये बन जाएगा तो इसके बाद दुनिया को खतरा लायक होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये इसराइल में फेंका जाए या कहीं और पर ये फेंका जाए, ईरान खुद इससे तबाह हो जाए जी। उन्होंने फलस्तीन में लोगों की परवाह नहीं की, जहां हम आम शहरियों की, मासूम लोगों की, बच्चों की बात करते हैं। वो जो स्टेटमेंट है ना नेतन्याहू की और उनके जो मिलिट्री स्पोक्सपर्सन की कि जी दे वर नियर टू मेक 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, वो बड़ा डिपिक्ट कर दिया कि ये कैसे एक अजीब सी मिथ बना ली है, 9 की फिगर क्यों आ रही है, जबकि जो ईरानियंस है वो कह रहे थे कि इस तरह का कोई हमारे पास ना प्लान था ना कुछ था। और अगेन इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। इसके ऊपर जितनी जो है ना अफसोस किया जाए कम है। अभी जो बाकी 100 टारगेट्स, इसराइल को अमेरिका से सपोर्ट है बहरहाल, तो इसराइल को अमेरिका पे ट्रस्ट भी तो होना चाहिए था। जब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं जौहरी मामलात के ऊपर ईरान के साथ, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होना ही था। आई थिंक इतनी आग लगना नामुनासिब है। ये मैं आपको एक बात बताऊं फायजा, कुछ चीज़ें एज अ जर्नलिस्ट हम लोग जिसमें ना थोड़ा सा कह सकते हैं ना मीठा कम रखते हैं, ये सबको पता है। और इसराइल ने बताया कि हमने वाशिंगटन को लूप में लेके, अमेरिका को लूप में लेके अटैक्स किए हैं, एंड एवरीबडी नोज दिस। आप उनकी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप सारा कुछ है, ये नाम उनका है लेकिन असल में तो पीछे सारा कुछ वही है। अब आगे क्या है, अब आगे खित्ते के लिए क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल में ईरान विल रिटेलिएट इन अ वेरी बिग वे।
और ये उनके लिए डू और डाई वाली बात है। लेकिन हमने देखा कि उनके फ़ज़ाई जो या दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हैं। इसराइल को बहुत सपोर्ट हासिल है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो मुंह जोर है, देखिए वो डरता नहीं है। फैज़ा, आपके पास अब कोई चॉइस ही नहीं रही, यू हैव नथिंग टू लूज। अगर इसका भी वो हमले का जवाब नहीं देंगे तो उनकी आने वाली नस्लें वो कभी भी सर उठा के नहीं बात कर सकती। पीपल विल नेवर टेक देम सीरियस कि आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, आपके आर्मी चीफ को, आपकी टॉप कमांड को उड़ा दिया गया और आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सके। सर आपको याद होगा 1 माह पहले हम सब इस इंतजार में थे कि हमारी फौज क्या करेगी, रात को हमला हुआ और सुबह हम इस इंतजार में थे कि कुछ हो, फिर हुआ बुनियानुम मरसूस। और आपने लोगों का गुस्सा देखा था उस दौरान, दुनिया ने देखा सर, दुनिया ने देखा। तो ईरान की मतलब बहुत अहम क़यादतें जो है वो शहीद हो रही हैं। इस पर जितना अफसोस या कह ले कि दिल रंजीदा है वो एक अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर ईरान को रिटालिएट 100% करना चाहिए। अभी जो इनिशियल इतलात आ रही हैं और मेरी कुछ डिफेंस एनालिस्ट से बात हुई है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या है, तो उन्होंने कहा यार स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो ग्राउंड इंटरवेंशन तक कर सकते हैं, और लेकिन अब उसके ऊपर यह है कि अगर वो करेंगे तो फिर आगे से रिटेलिएशन भी आएगी। तो वो बड़ा नाप तोल के चला जाता है, जो मिलिट्री टैक्टिक्स होते हैं उसमें बड़ा देख के चला जाता है। इवन अगर आप पाकिस्तान इंडिया की वॉर देखें तो वो एक ही तरह के टैक्टिक्स थे। फिर इसी तरह से जब इसराइल ने आज सुबह जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो उन्होंने 0 कैजुअलिटीज़ के साथ, एक भी उनका जहाज नहीं गिरा, एक भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, प्रॉपरली प्लान करके गई है। तो आई होप कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो, पीस शुड प्रिवेल, बट अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते के अंदर अगले कुछ हफ्तों तक लगता नहीं है कि पीस विल प्रिवेल। सर इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत मजबूत है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। छोटा सा मुल्क है कहने को, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि अपने आवाम को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन जब बात करते हैं ईरान की, तो हमने देखा अफसोसनाक बात है कि उनके तो कायदीन जो है वो शहीद हो गए हैं। तो अवाम, बहुत ज़्यादा अवाम है उनके, कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन देखेगा उनको? ईरान और जो इसराइल इन दोनों की जो अवाम है उसमें एक मुमासलत है, और वो ये कि ये दोनों अपनी जो लीडरशिप है उसको बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा ही है, और बड़ा सिंसियर है उनके साथ। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री निकाल के तो आपने बड़े कम मुजाहरे देखे होंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द लीडरशिप। इसी तरह से जब आगे इस तरह के जब टफ हालात आते हैं तो अवाम और लीडरशिप का एक होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर कुछ रिफ्ट्स थी, लेकिन जब इंडिया के साथ हमारा क्लैश हुआ तो एंड वी वर ऑन वन पेज, और वो दुनिया ने देखा। आज इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है, लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, लोग पुरजोश हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ करें, बट अगेन इट्स नॉट वॉर ऑफ बुलेट्स एंड गन्स। ये बात बहुत आगे की है, बहुत ज्यादा जो है वो सोच विचार की जरूरत है, प्लानिंग वाली ये सिचुएशन है, और इसमें जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना चाहिए। अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज हैं जिन ममालिक के साथ, ईरान के लिए वो किस तरह की सपोर्ट देंगे? लाइक अगर भारत की और पाकिस्तान की जो टेंशन रही पिछले कुछ दिनों में, तो चाइना ने जो है वो हमें सपोर्ट दी बैक एंड पे। अभी आपको लगता है कि जो ईरान की सूरत हाल है, चाइना इसमें मुदाखलत करेगा या इसी तरह बैकफुट पे रह के उनको सपोर्ट करेगा? फैज़ा, चाइना ने भी हमें डिप्लोमेटिक जो है ना वो सपोर्ट दी थी, और अगर इस वक्त आप ईरान की सिचुएशन देखें तो डिप्लोमेटिकली सारे मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं। सब ने ये कहा है कि जो इसराइल ने हमला किया वो गलत है। इससे ज़्यादा ना कोई कर सकता है, ना वो करेगा, ना इस तरह के हालात है। आप यूक्रेन के अंदर और जो रशिया के अंदर हो रहा है, आपके सामने एग्जांपल है। शैडो प्रोक्सी वॉर्स लग रही हैं, चल रही हैं, लेकिन फ्रंट के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। सो ईरान जो है जो भी इसने करना है इसको अपने दम खम के ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, वो रशिया से वेपन्स लेता है, वो चाइना से लेता है, वो उनका एक अपना मामला है। वो जो बात आप कर रहे थे कि फोर्सेस को सोचना समझना पड़ेगा, मैं वही कहूंगी कि उनकी गवर्नमेंट को और बाकी मामलात को भी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर वो किस तरह से अपने बाकी मुल्कों के साथ रिलेशंस बनाते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन में कुछ बेहतर कहना नहीं चाहिए फैज़ा, नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू से दिस, बट पाकिस्तान जो है, हम लोग जो है इकोनॉमिकली को इतने तगड़े नहीं रहे पिछले 20 सालों में, लेकिन हमारे अवाम ने और हमारी जो लीडरशिप है उसने बड़े अच्छे और बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस किए। आज भी अगर बजट देखें तो हमारा डिफेंस बजट हाई है बाकी सब के मुकाबले में, तो शायद आप सबको आइडिया हो जाएगा कि क्यों हमारा डिफेंस बजट हाई है। क्या स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए होता है
मुल्क चलाने के लिए है। तो अगर ईरान को पता था कि दुनिया में उसके इतने दुश्मन हैं तो दे शुड हैव वर्कड ऑन इट। अनफॉर्चुनेटली भी ऐसे लग रहा है कि दूसरी तरफ जो है तिनकों के साथ जो है लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ जो है बंदूकों के साथ लोग लड़ रहे हैं। सो ये गैप बहुत बड़ा है। अच्छा, जब जंगें होती हैं तो वो मईशत को तो तबाह करती हैं। मईशत का आप कह लें कि जो दुश्मन है वो जंग है। ये जब जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर इस तरह के दुनिया में मुश्किल हालात आज खाम तेल जो है वो 10% ऊपर हो गया। सो अब ये अगेन पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना है। इसका सारे आज हमारी स्टॉक मार्केट भी मंदी पे बंद हुई है। बिल्कुल। सो इवन यूक्रेन और रशिया वार के बाद जो गंदम थी उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई। ये जो वॉर्स हैं, कहा जाता है कि वॉर इज गुड फॉर बिजनेस। नो, इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस। ये इस एक वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर होगा। आपके फ्लाइंग रूट्स जो है पूरे के पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसके ऊपर बंद हो गए। ईरान के ऊपर नो फ्लाई जोन है। सो अगर आप वो मैप देखें निकाल के कि जहाज़ों का सिर्फ गुजर जो हो रहा है तो वो जो 1 घंटे की जर्नी थी वो 2 घंटे पे होगी। फ्यूल, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। ये इट्स नॉट अ गुड थिंग। दुआ है कि इसको जल्दी से जल्दी ये जो भी मामला हैं ये ठीक हों। अभी जैसे कि हम ये जिक्र कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो जाएं तो आलमी जंग की सूरत हाल, तो ये कहा जाता था कि दुनिया में 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ये एक ब्लॉक तो हमें समझ में आता है अमेरिका वाला, दूसरा ब्लॉक कौन सा है? बड़ा अच्छा आपने कहा, दूसरा ब्लॉक कहाँ पर है। देखें, जो ब्लॉक्स बनते हैं ना वो इकोनॉमी की बेस के ऊपर बनते हैं, वो बिजनेस की बेस के ऊपर बनते हैं। रिलीजन के ऊपर ब्लॉक्स नहीं बनते। आपकी हिस्ट्री ये बता रही है। आपके ज्योग्राफिकली ब्लॉक्स बन सकते हैं बट वो चलते नहीं है, उतने कारआमद नहीं है। सार्क आपके सामने है। मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा तगड़ा ब्लॉक है बट वो आपके सामने कितना फायल है। हाँ, इकोनॉमिकली जो मुल्क तगड़े हैं वो फिर ब्लॉक्स चलाते भी हैं और इस तरह से चलाते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जिस ब्लॉक की आप बात करें दैट इज रिच इकोनॉमिकली, वो डिफेंस के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी कर सकते हैं और वो बाकी लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। सो राइट नाउ जो इस वक्त की सिचुएशन है इसमें ऊपर तो ब्लॉक तो नहीं नजर आ रहे कहीं पर भी ना। आप कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड चल रहा है सब कुछ। सो दुनिया में कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो एक लर्निंग लेसन होता है और हमें ये देखना चाहिए कि इस वाक़े के बाद हमें अब क्या करना है, एज अ पाकिस्तानी नेशन क्या करना है। वी स्टैंड विद ईरान। हमारी गवर्नमेंट जो है उसने ओपनली बताया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की सपोर्ट हो हम करेंगे, बट वी शुड स्टे आउट ऑफ दिस वॉर। हमने पहले एक जंग का हिस्सा बने और उसको आज तक भुगत रहे हैं। सो इस तरह की कोई भी जंग हो हमें इससे बाहर रहना चाहिए। हाँ, हर तरह की सपोर्ट करें। ईरानी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। इसराइल जो कि चाहता है कि वो ग्रेटर इसराइल बने और भारत जो कि चाहता है वो अखंड भारत बने, आपको लगता है कि ये जो इनके मजमूम इरादे हैं ये कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हनूद के साथ जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। अब देखते हैं यहूद के साथ क्या होता है। अभी ईरान ने क्या करना है ये तो ईरान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ईरान की फोर्सेस डिसाइड करेंगी, लेकिन बहरहाल हमारे लिए सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में। खुदा ना खास्ता कल को कोई सूरत हाल बिगड़ती है तो हमारी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। हमारी फौज ने पहले भी इस मामले में हमें हमेशा सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे वतन अजीज़ पर कोई आंच नहीं आएगी। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।